नमस्कार, आपका स्वागत है कृषि दर्शन के नए अंक में। आपके साथ मैं हूं राशिद। आज शुक्रवार है और भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार को आपको इंतज़ार रहता है आपके प्रश्नों के उत्तर का और हमें खुशी होती है आपके सवालों के जवाब देते हुए। जी हाँ, अपने विशेषज्ञ के माध्यम से हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं के समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मई का जो महीना है अपने अंतिम पड़ाव पर है और जून की शुरुआत होने वाली है, यानी कि मानसून अब दस्तक देने वाला है। तो मानसून के दस्तक देने के साथ ही किस तरह का माहौल देश के अंदर बनेगा और फसलों के लिए किस तरह का मौसम रहेगा, तो जाहिर है कि मौसम के मिजाज पर भी एक नज़र करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आज जो आपने अपनी उपज हासिल की है खेतों से, उसका आपको क्या दाम मिलने वाला है विभिन्न मंडियों के अंदर, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। कमोडिटी की जानकारी आपके लिए रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की खबरें खेती के साथ। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को ताकत देने का दिया भरोसा। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होगा सुधार। कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने पर रहेगा जोर। और सऊदी अरब के मेले में भारतीय आम की धूप। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को ताकत देने का भरोसा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के प्रयासों से कृषि विकास दर में फिर से इजाफा होगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता किसानों को ताकत प्रदान करना और कृषि जिन्सों के दामों को नियंत्रण करना है। पिछले कई वर्षों से कृषि की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कुछ घटी है। साथ ही कृषि लागत में निरंतर हो रहे इजाफे से किसानों की आमदनी भी घटी है। किसानों की टूटती हिम्मत को फिर से संबल प्रदान करने की जरूरत है और इसी के मद्देनजर नई सरकार किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाएगी। इसमें लाभकारी मूल्य से लेकर किसानों को नई प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खेती फिर से लाभ का सौदा बन सके। किसान हितैषी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक तकनीकों का लाभ भी किसानों को मिलेगा। साथ ही मूल्य संवर्धित उत्पादों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का प्रवाह बढ़ाया जाएगा। उचित मूल्य पर दिए जाने वाले अनाज के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पीडीएस प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर देने को कहा है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही है। वर्तमान में देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी कमियों की वजह से कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। रामविलास पासवान ने पीडीएस में तुरंत सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही खाद्यान्न भंडारण क्षमता में इजाफा करने के साथ भंडारण व्यवस्था में गुणवत्ता बनाने को भी अपनी प्राथमिकता बताया। कई सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में काफी बड़ी खाद्यान्न की मात्रा उचित रखरखाव न होने के कारण बर्बाद हो जाती है। इस पर तुरंत रोक लगाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सही नीतियों के बल पर इस बर्बादी को रोका जा सकेगा। देश में कटाई उपरांत फल व सब्जी को काफी नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक हैं। कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता कटाई उपरांत होने वाले नुकसान में कमी करने और कृषि उपजों की भंडारण क्षमता में इजाफा करने की होगी। उपजों की भंडारण क्षमता बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वे कटाई उपरांत होने वाली हानि को कम करने के लिए नवोन्मेषी उपाय तलाशेंगी और दक्षतापूर्ण भंडारण और परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के प्रयासों में तेजी लाएंगी। उनका कहना है कि खाद्य उत्पादों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नए नए उपाय तलाशे जाएंगे। फलों का राजा आम देश के साथ विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। हाल में सऊदी अरब में हुए फलों के मेले में भारतीय आम ने खूब छटा बिखेरी। सऊदी अरब में जारी 7 दिवसीय आम महोत्सव में 10 भारतीय आम की किस्में भी प्रदर्शित की जा रही हैं। कर्नाटक के मंड्या जिले के आमों को इस मेले में प्रदर्शित किया जा रहा है। सऊदी अरब में जारी इस आम महोत्सव में भारतीय महाराजाओं के आमों की किस्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इन किस्मों में बड़ा बाग बगीचों की कुछ खास किस्में भी शामिल हैं। इस महोत्सव में भारतीय आम हाफूस, केसर, तोतापरी,
बादामी और राजापुरी की किस्में दर्शाई जा रही हैं। सऊदी अरब दुनिया में आम का सबसे बड़ा आयातक है और भारतीय आम को वहां काफी पसंद किया जाता है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के बीपी पॉल ऑडिटोरियम में टिकाऊ कृषि पर व्याख्यान आयोजित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पॉल थे, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी थे। उनके बर्थडे के दिन ये लेक्चर होता है, जिसमें हम कोई एमिनेंट पर्सनालिटी को बुलाते हैं। जैसे पिछले साल हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर डॉक्टर कस्तूरी रंगन आए थे। इस बार डॉक्टर शिवाजी पांडे जो FAO में एडवाइज़र हैं और रोम में बेस्ड हैं, वो आए थे और उन्होंने फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है एनवायरनमेंट है, जिस कंडीशन में हम खेती कर रहे हैं, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ठीक है कि नहीं है। जितना हम ज़मीन से ले रहे हैं उतना वापस दे रहे हैं कि नहीं है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके बारे में उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर को कैसे टिकाऊपन, या अंग्रेजी में जो कहते हैं कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, जो सस्टेनेबल हो, फ्यूचर जनरेशन्स भी इसका फ़ायदा उठाएं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है, जबकि राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा। किसानों के लिए वैज्ञानिक सलाह है कि मौजूदा समय टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। गेहूं लोग 1 गुजरात के मंगरोल में न्यूनतम मूल्य 1600 से अधिकतम मूल्य 1625 रुपए प्रति क्विंटल, राजस्थान के बंसवाड़ा में 1440 से 1460 रुपए और वहीं पश्चिमी बंगाल के कटरा में 1520 से 1570 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ज्वार सफेद गुजरात के मंगरोल में न्यूनतम मूल्य 1750 से अधिकतम मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल, चीनी हरियाणा के बहादुरगढ़ में न्यूनतम मूल्य 3000 से अधिकतम मूल्य भी 3000 रुपए प्रति क्विंटल, राजस्थान के बंसवाड़ा में 3120 से 3140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर राजस्थान के लाल सूत में न्यूनतम मूल्य 3300 रुपए और अधिकतम मूल्य भी 3300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर दाल असम के चाचर में न्यूनतम मूल्य 7000 से अधिकतम मूल्य 7500 रुपए प्रति क्विंटल, झारखंड के चकुलिया में 5300 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। आम हरियाणा के बहादुरगढ़ में न्यूनतम मूल्य 2500 से अधिकतम मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2500 से 3700 रुपए और वहीं पंजाब के फिरोजपुर सिटी में 2500 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
लीची हरियाणा के बहादुरगढ़ में न्यूनतम मूल्य 7,000 से अधिकतम मूल्य भी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तरबूज हरियाणा के बहादुरगढ़ में न्यूनतम मूल्य 500 से अधिकतम मूल्य भी 500 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब के होशियारपुर में 400 से 500 रुपये और वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। भिंडी केरल के पेरम्बरा में न्यूनतम मूल्य 1,400 से अधिकतम मूल्य 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 1,900 से 2,000 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 960 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू हरियाणा के रायपुर राय में न्यूनतम मूल्य 600 से अधिकतम मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल, झारखंड के चकुलिया में 1,500 से 1,700 रुपये और वहीं पंजाब के भटिंडा में 1,000 से 1,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। दोस्तों, मौसम का मिजाज आपने जान लिया है और कमोडिटी की जानकारी भी आपको हासिल हो चुकी है आज की, और साथ ही साथ क्या कुछ घटित हुआ खेती की दुनिया में खबरें खेती के जरिए ये भी आप मालूम कर चुके हैं। और अब वक्त है आपके अपने पसंदीदा सेगमेंट आपकी चिट्ठी का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर। आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज जो मुख्य जानकारी आपके लिए रहेगी इस कार्यक्रम में वो आधारित होगी बागवानी पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट की और देखते हैं आपकी चिट्ठी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। किसान भाइयों बहनों, आज के दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज आपके भेजे हुए ढेर सारे पत्रों में से कुछ पत्रों को हम शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, पत्रों का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं। और ये जो पहला पत्र हमने लिया है इसे लिखते हैं हमारे बहुत ही जो नियमित दर्शक हैं, जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित, शुभम और आदित्य पटेल। ये लिखते हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, इनका जो सवाल है ये मिर्चों को लेकर के है कि मिर्च की रोपणी किस तरह से तैयार करें और किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ मिर्च की जो उन्नत किस्म है उसके बारे में भी इन्हें जानकारी चाहिए। मिर्ची में अनेक प्रकार की किस्मों का विकास हुआ है, उसमें संकर किस्में भी हैं और सामान्य किस्में भी हैं जिनको ओपन पॉलिनेटेड किस्में बोलते हैं जी। तो एक बहुत ही अच्छी किस्म आप मिर्च की है जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा विकसित की गई है, जिसको J218 के नाम से जाना जाता है। आप इस किस्म को रोपाई के लिए चुन सकते हैं। अगर इसके अलावा अनेक और किस्में हैं जिनमें पूसा ज्वाला और पूसा सदाबहार, दो किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित की गई हैं। इसके साथ ही साथ जो है हमारा एक बागवानी से जुड़े हुए संस्थान है, जिसे बनारस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, उसकी दो किस्में हैं, काशी अनमोल है, काशी सुर्ख है। और ऐसे ही भारतीय ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बेंगलोर में संस्थान, उसने भी दो किस्मों का विकास किया है, अर्का लोहित है और अर्का सुर्ख है। इनमें से जो भी किस्म का उन्नत किस्म का बीज आपको उपलब्ध हो आपके स्थानीय बाजार में या मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम की जो बीज विक्रय केंद्र हैं, आप उनसे इन उन्नत किस्मों का बीज ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको पौध रोपाई के बारे में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आप पौध रोपण तैयार करने के लिए आप अपनी मिर्च की जो पौध है वो कीट अवरोधी जाल घरों के अंदर तैयार करें, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस। और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ये अस्थायी संरचनाएं हो सकती हैं। आप इसको जब आवश्यकता ना हो निकाल करके बंडल बना करके इसको रख सकते हैं। और 25 से 30 दिन में इसकी स्वस्थ पौध तैयार हो जाती है और उसको फिर आप रोपाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब, अगला जो ये पत्र है इसे लिखते हैं राम शरण दास गुप्ता गाजियाबाद से। और इनका ये सवाल है कि इनके पास ना एक छत है, खुली छत है, और वहाँ इन्होंने करीब 30 गमले रखे हुए हैं। तो ये शौकिया तौर पर बागवानी करना चाहते हैं, तो इसमें अपने गमलों में ये फूल और सब्जियां दोनों लगाना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें मार्गदर्शन चाहिए, और इसके साथ साथ ये बीज कहाँ से ले सकते हैं इसके बारे में भी इनको जानकारी चाहिए।
रामशरण दास जी, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपकी रुचि को हम सराहते हैं कि आप बागवानी में रुचि रखते हैं और छत के ऊपर बागवानी करना गमलों के अंदर बेहद पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आप सीधे छत के ऊपर किसी प्रकार की क्यारियां बना करके सब्जियों की या बागवानी की खेती नहीं कर सकते हैं और ना ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी छत को नुकसान हो सकता है। इसके लिए लान आदि तो लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले छत में ऐसा प्रबंध किया जाता है कि उसके ऊपर जो है वाटर प्रूफिंग किया जाता है, जिससे कि पानी किसी भी प्रकार से छत को नुकसान ना करे। तो बेहतर ये रहेगा कि आप गमलों में अपना ध्यान केंद्रित करें और अनेक प्रकार की सब्जियां हैं जिनको आप गमलों में उगा सकते हैं। जैसे गमलों के अंदर पत्तेदार सब्जियां उगाना बहुत ही अच्छा रहता है। आप पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, चौलाई लगा सकते हैं अभी इस मौसम में। इसके अतिरिक्त आप बैगन है, मिर्ची है, इनकी भी आप रोपाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी पौध तैयार करनी पड़ेगी। इनको आप सीधे भी बिजाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किचन गार्डन के जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए एक किट का निर्माण किया है, जिसमें हम साल भर में लगने वाले जितने सब्जी के किस्में हैं संस्थान द्वारा विकसित, उनके बीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध कराते हैं जो किचन गार्डन की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है। मैं आपको अपने कार्यालय का नंबर बताना चाहूँगा। आप अगर फ़ोन करके पहले आप निश्चित कर लें कि कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं जिनमें आपकी रुचि है। जैसे आप नोट कर सकते हैं नंबर 011-2584-2686। ये जो है हमारा ऑफिस का बीज उत्पादन इकाई का कार्यालय का नंबर है। इस पे हमारे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं और बीज की उपलब्धता संबंधित जानकारी को निश्चित करके ही आप हमारे संस्थान में आकर के बीज ले सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक ये जो अगला पत्र है ये लिखते हैं मंजीत यादव, रेवाड़ी हरियाणा से, और इनका जो सवाल है वो धान की फसल को लेकर के है। ये धान लगाना चाहते हैं और उसकी रोपाई का सही समय कौन सा है उसके विषय में जानना चाहते हैं, और साथ ही ये लिखते हैं कि जो अच्छी किस्में हैं धान की वो कौन कौन सी हैं, और अगर उनमें कीट लग जाएं तो उसकी रोकथाम के लिए इनको क्या करना चाहिए। देखिए मंजीत जी, अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं तो अभी जो समय है वो समय है उन्नतशील किस्मों के चयन करने का, उनका बीज सुरक्षित करने का। तो आप अगर खेती से जुड़े हैं तो दो प्रकार की धान में किस्में हैं, एक तो बासमती किस्में हैं और एक सामान्य मोटे धान की किस्में हैं। मोटे धान की किस्मों में कुछ प्रमुख किस्में हैं HKR 47 जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित की गई है, एक PR 118 है, PR 119 है, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित हैं, और एक किस्म है बहुत अधिक उपज देती है पूसा 44, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित की है। इनको आप बिजाई के लिए अगर आप मोटे धान की खेती में रुचि रखते हैं तो इन तीनों किस्मों में से कोई भी एक किस्म आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए बीज की जो मात्रा रहेगी वो 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप बासमती की खेती करना चाहते हैं, बासमती में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की अनेक किस्में हैं, जैसे PB1 है, पूसा बासमती 1121 है जिसको पूसा सुगंध 4 भी बोलते हैं, पूसा सुगंध 5 है, और इसके अलावा 1401 है, और एक नई किस्म हमने पिछले साल ही हमारे संस्थान ने विकसित की है, उसको पूसा पंजाब बासमती 1509 के नाम से जाना जाता है। ये बासमती की किस्में हैं और इसका जो बीज है वो 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाता है। अब पौध तैयार करने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना है। एक तो ऐसे स्थान पे पौध आप तैयार ना करें जहां निरंतर आप पौध लगा रहे हैं, क्योंकि निरंतर एक ही स्थान पर पौध उगाते रहने से उसमें कई सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है और पौध अच्छी गुणवत्ता की तैयार नहीं हो पाती है, या उसमें बहुवर्षीय जो खरपतवार हैं उनका आक्रमण होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप 2-3 साल बाद नए पौधशाला का चयन करें जहां पानी की व्यवस्था हो, और उथली क्यारियों में पौध तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बीज को उपचारित करें, क्योंकि धान के अंदर जैसे आपने बीमारी कीड़ों की भी बात इन्होंने की है, इसके लिए आप 2 ग्राम बाविस्टिन, 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 किलोग्राम बीज के लिए, इस प्रकार से अगर आप 15 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 30 ग्राम बाविस्टिन इस्तेमाल करनी होगी और तकरीबन 9 ग्राम
स्टेप्टोसाइक्लिन को आपको इस्तेमाल में लाना है। और इस प्रकार से बीजों को साफ बर्तनों में, प्लास्टिक के हों या स्टील के हों, ऐसे बर्तनों में पानी में डुबो करके पहले घोल बना लें इन दवाइयों का, दोनों को एक साथ लगा सकते हैं और फिर धान उसमें डाल दें। और जब वो 18 से 20 घंटे तक उसमें डूबा रहने दें, उसके बाद निकाल करके उसको किसी बोरे में या जूट के बोरे में लपेट दें या ढक दें, और उसका जो पानी बचा हुआ है उसको भी किसान भाई उसी के ऊपर डाल दें ताकि उसमें अंकुरन हो जाए। जैसे ही उसमें अंकुरन दिखाए तब उसको पौधशाला में किसान भाई बिजाई कर सकते हैं ताकि उससे अच्छा जमा हो। इस प्रकार से अगर मंजीत जी आप अपनी धान की पौध तैयार करेंगे, इन बातों का ध्यान रखते हो, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आपको धान की खेती में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगला जो पत्र है इसे लिखते हैं नोखेलाल महतो झारखंड से, और इनका जो सवाल है ये है जैविक खेती को लेकर के। ये जैविक खेती करना चाहते हैं और उसके लिए जानना चाहते हैं कि इनको प्रशिक्षण कहाँ से मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब इनकी एक शंका भी है, क्योंकि इनका कहना है कि कुछ किसान जो हैं वो ये मानते हैं कि जैविक खेती आज के समय पे असंभव है या बहुत मुश्किल होती है जैविक खेती करने में। तो इनकी इस शंका का भी आप समाधान करिए। जैसे नोखेलाल जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी जैविक खेती है, भारतीय खेती तो अभी भी अधिकांशतः जैविक ही है, क्योंकि जितनी मात्रा में विकसित देशों में रासायनिक उर्वरक या खरपतवारनाशी या दूसरे कीटनाशकों का इस्तेमाल है, हमारे देश में तुलनात्मक दृष्टि से अभी भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपकी जैसी आशंका है कि ऑर्गेनिक ये जैविक खेती करना संभव नहीं है, ये बहुत संभव है, आप इसको कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा नियोजन करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, और आपको इसकी तकनीकी जानकारी पहले से लेनी पड़ेगी। और आपने जैसा दिखाया भी है रुचि कि आप प्रशिक्षण भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि आप अपने जिले की संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क करें। झारखंड के अंदर आपका एक कृषि विश्वविद्यालय है रांची के अंदर, उसमें भी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ भी आप इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं और जैविक खेती के ऊपर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि आपको इसको करने में कोई कठिनाई ना हो। जैविक खेती के बारे में मैं कुछ 2-3 बातों पे आपको बताना चाहूँगा। एक तो ऐसे खेत का चयन करें जिसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो। अगर उर्वरा शक्ति कम है तो आप उसकी उर्वरा शक्ति में सुधार कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग फसल लगा के उसकी उर्वरा शक्ति का संवर्धन किया जा सकता है, या उसमें कार्बनिक जो खाद हैं, केचुए की खाद है, गोबर की खाद है, प्रचुर मात्रा में उसका इस्तेमाल करें, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। मेरा ये मानना है कि अगर ज़मीन पोषक तत्वों से भरपूर है तो कीड़ों के अंदर बढ़वार अच्छी होगी और उसमें कीड़े और बीमारियां भी कम लगेंगी। साथ ही साथ जैविक खेती में आपको महत्व है सफाई का, फसल चक्र अपनाने का, और सारी फसलों को जैविक करना बहुत ही मुश्किल है। आप कुछ प्राथमिकता के रूप में फसल का चयन कर लें जिसको आप जैविक रूप में उगाना चाहते हैं। उसकी जो तकनीकी जानकारी आप अपने संबंधित कृषि विश्वविद्यालय या जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर लें और तब आप जैविक खेती को करें, तो आप निश्चित रूप से जैविक खेती करने में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों के पूछे हुए सभी सवालों के बहुत ही संतोषजनक जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आज आपको आपकी कृषि संबंधी कई समस्याओं के समाधान जरूर मिले होंगे और आप आगे भी इसी तरह से हमें पत्र लिखते रहेंगे। और अब पत्र ही नहीं बल्कि आप ईमेल के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपकी कुछ और नई कृषि समस्याओं और जिज्ञासाओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल
krishidarshan.dd@gmail.com पर। तो इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाला दिन कृषि के लिए, खेती के लिए और कृषि दर्शन के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा, हम आपसे अनुमति लेते हैं। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आपकी कोई सुझाव है या कोई राय है या कुछ बात आप कहना चाहते हैं तो चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dd@gmail.com। आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और चाहें तो हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। और यदि आपको कृषि दर्शन का कोई एपिसोड देखना हो तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। तो कल फिर एक और नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी कृषि दर्शन के नए अंक में। तब तक के लिए पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।